अस्सलामुअलैकुम। 7 से 8 के साथ मैं हूं सबा शेख। 7 से 8 की सीनियर एंकर पर्सन किरण नाज इस वक्त किसी वजूहात की वजह से मौजूद नहीं है, लेकिन प्रोग्राम के आखिर में वो हमें ज्वाइन करेंगी। तो सियासी हंगामे और इंतखाबी शोर में कुछ नन्ही सी आवाज़ें, कुछ सिसकियाँ दब गई हैं। मैं बात कर रही हूँ कश्मीर की उस गुमसुम नन्ही गुड़िया की, उसकी बेबस माँ। वो हौलनाक वीडियो जिसमें 4 साल की बच्ची अपने ऊपर होने वाले मजालिम बताते हुए बमुश्किल एक ही जुमला बोल पाती है कि उसकी माँ चीख उठती है। और ये चीख अभी थमी नहीं कि एक और ऐसी आवाज़ आने से पहले ही दम तोड़ गई। कश्मीर की 4 साला गुड़िया जो ठीक से बता भी नहीं सकती कि उसके साथ हुआ क्या है, और अब लाहौर की 8 साला एक और मासूम जो ये बताने के लिए दुनिया में ही नहीं है कि उसके साथ क्या हुआ। पुलिस के मुताबिक बच्ची को पड़ोसी ने अगवा किया, ज्यादती का निशाना बनाया और फिर कत्ल कर दिया। कभी कचरा कुंडी, कभी संदूक, कभी खेतों से, कभी किसी पानी की टंकी से, कभी किसी छत से, फूल से जिस्म, सोख्ता लाशों में बदले मिले। ये किसी की बेटियां हैं, किसी की शहजादियां हैं जिन्होंने आंखों में ख्वाब सजाए थे। अब वही माँ बाप जिगर गोशों की लाशें उठा रहे हैं। हमारे गली महल्लों से मिलने वाली ये लाशें मुसलसल दरिंदगी की दास्तानें सुना रही हैं, लेकिन हम न जाने क्यों फिर भी अपने कान लपेटे बैठे हैं। न जाने और कितनी लाशें हमें जगाने के लिए काफ़ी होंगी। इससे कबल के हमारा मुआशरा ऐसी खबरों और ऐसे हैशटैग्स का आदी बन जाए। घोखे वज़ीर आज़म ने एक बार फिर ये यकीन दहानी करवाई है कि ज़्यादती के मुल्ज़िमान के लिए सख्त सज़ाओं पर मुश्तमिल कानून लाया जा रहा है, लेकिन बात अब मज़म्मतों यकीन दहानियों से बढ़कर है। अब इस इज्तिमाई बेहिसी को ख़त्म करना होगा, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए और ये आग सब कुछ जलाकर राख कर दे। बहरहाल चलते हैं टॉप स्टोरीज की जानिब। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में तहरीक इंसाफ सबसे आगे। अपोजिशन ने धांधली का इल्जाम लगा दिया। सियासत पर इसके क्या असरात होंगे, इस पर तफसील से बात करेंगे। और PIA तैयारा हादसे में मुल्जाना तौर पर बच जाने वाले जफर मसूद आज हमारे मेहमान होंगे। तब्दीली की हवा चल पड़ी है। मुस्लिम लीग नून हुकूमत बनाने जा रही है। मुझे इसमें कोई शक की गुंजाइश ही नहीं है कि अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हुए तो इंशाअल्लाह ताला मुस्लिम लीग नून यहाँ पर दोबारा हुकूमत बनाएगी। नवंबर 15 के बाद हम यहाँ हुकूमत बनाएंगे। हम आपको रोजगार दिलवाएंगे और वजीर आजम साहब को बेरोजगार करवाएंगे। 15 नवंबर को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सूबाई हुकूमत बनाएगी। 15 नवंबर को हम जश्न मनाएंगे। तबे में तब्बा, तबे में तब्बा। जो भी हारेगा इस मुल्क में कहेगा दांधी हो। ना मंजूर, ना मंजूर। आपका मैंडेट चोरी किया गया है, वोट पे डाका डाला है, आपके कैंडिडेट पे दबाव डाला गया। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने नवाज शरीफ के बयानिए को, PDM के बयानिए को कूड़ादान में फेंक दिया। गिलगित बल्तिस्तान के बाशऊर अवाम को सलाम पेश करना चाहूँगी। और जहाँ सियासी मुर्दे पड़े होते हैं वहाँ औ बका और नोहा कनाई तो होती है। और जाती उमरा का बयानिया गिलगित बल्तिस्तान में उसकी तदफीन की है। तो बात करेंगे गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से। 1 माह की इंतखाबी गहमा गहमी के बाद अब नताइज आ रहे हैं। पिछले 2 इंतखाबात की ये रिवायत के विफाक पर राज करने वाली पार्टी GB की भी फातेह बन जाती है, इस बार भी कायम रही। PTI हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ गई है। अब तक PTI को, पीपल्स पार्टी को 3 और नून लीग को 2 सीटें मिल चुकी हैं, लेकिन सूरत हाल बड़ी दिलचस्प है। अपोजिशन इंतखाबात से पहले ही धांधली का जो शोर मचा रही थी, अब वो मजीद बढ़ गया है। बिलावल ने इंतखाबी नताइज मुस्तरद कर दिए हैं। वो कहते हैं कि हमारा इलेक्शन चोरी किया गया है, जबकि मरियम नवाज का दावा है कि PTI को ये चंद सीटें नून लीग से तोड़े गए उम्मीदवारों की वजह से मिली हैं। हालांकि नताइज कुछ और कह रहे हैं। नून लीग से PTI में शामिल होने वाला सिर्फ एक उम्मीदवार कामयाब हुआ है, सिर्फ एक कैंडिडेट, बाकी तीनों को शिकस्त हुई है। और इन तीनों को हराने वाले PTI के वो ओहदेदार हैं जिन्हें उनकी अपनी पार्टी ने टिकट ही नहीं दिया, वो आज़ाद हैसियत से लड़े और जीते। ये सारी सूरत हाल अपोजिशन के लिए किस हद तक काबिल कबूल है,
बिलावल और मरियम की धुआंधार इंतखाबी मुहिम के बावजूद वो अवाम की हिमायत क्यों ना मिल सकी उनको, जिसका दावा किया जा रहा था। बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है उज़्मा बुखारी ने। बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। उज़्मा बुखारी साहिबा, ओवरऑल अगर देखा जाए तो गुज़िश्ता इंतखाबात में 2/3 अक्सरियत मिली और इस बार नून लीग सिर्फ 2 सीटें ले सकी। इस इलेक्शन को बयानिया की जंग कहा जा रहा है। क्या नवाज शरीफ का बयानिया अवाम ने मुस्तरद कर दिया? मरियम नवाज का दावा है कि PTI को चंद सीटें नून लीग की वजह से मिली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बहुत शुक्रिया। मैंने आपका पूरा इंटरव्यू सुना। थोड़ा सा मेरे ख्याल है हकायक को चेक करने की जरूरत है। हमारे 6 मिनिस्टर्स और एक स्पीकर साहब जो हमारे दौरे हुकूमत में थे, वो उन्होंने PTI ज्वाइन की और वही इलेक्शन जीते हैं। और उन्हीं की वजह से जो है मुख्तलिफ जो 3-2 आप बता रही हैं 2 जगहों के ऊपर, वहां पर जो लोग हैं जो हमारी तरफ से लेके जाए गए थे, उनको जो है जब PTI ने टिकट नहीं दिया अपने कैंडिडेट्स को, तो वहां से वो जीते। अब अगर देखिए बयानिया की बात की जाए तो फिर वोट्स को देखना चाहिए, फिर सीटें नहीं, फिर वोट्स काउंट करते हैं, क्योंकि हर आदमी का एक वोट है। और ये अभी जो आपने इंट्रो में बात की वो बड़ी इंटरेस्टिंग है और उसके ऊपर बात होनी चाहिए कि हमेशा ये रिवायत रही है कि वफाक जो है जो पार्टी वहां होती है, ये खास तौर पर कश्मीर और जो गिलगित बल्तिस्तान के इलाके हैं जहां पर कुछ इंटरनेशनल इश्यूज भी हैं, वो हमेशा वफाक के साथ जाते हैं और एक पैगाम देते हैं कि हम अपने वफाक के साथ खड़े हैं। और पीपल्स पार्टी को भी और PMLN को भी जो है हमें 2/3 अक्सरियत मिली थी और पीपल्स पार्टी को भी जो है सादा अक्सरियत मिली थी। PTI को सादा अक्सरियत भी नहीं मिल सकी है। 4 महीने पहले गिलगित बल्तिस्तान में PTI का नामो निशान नहीं था और जो हमारे लोग ये लेके गए उसके बेस के ऊपर इन्होंने इलेक्शन लड़ा। और जो मैंने कह रही थी वोटों की बात करनी चाहिए, फिर सीटों की नहीं, फिर वोटों की बात करते हैं। तो वोट कैलकुलेट करके देखिए, जो हमारी जो कैलकुलेशन है उसके मुताबिक 40% वोट जो है वो PTI को पड़े हैं और 60% वोट उसके खिलाफ पड़े हैं। सीटें भी ये सादा अक्सरियत नहीं ले सकी जो हमेशा जो है वफाकी हुकूमतों में होने वाली पार्टियों को मिलती है, और वोट्स भी ये नहीं ले सके। जो बयानिया की अगर बात की जाए तो बयानिया तो फिर इमरान खान की वो जो महंगाई और चोरी और डकैती का है उसको मुस्तरद किया है लोगों ने, इनको सादा अक्सरियत के भी काबिल नहीं समझा। अच्छा, बिल्कुल उज़्मा बुखारी साहिबा, बयानिया पे भी बात करेंगे, लेकिन एक चीज, मरियम नवाज का दावा है कि PTI को चंद सीटें नून लीग से तोड़े गए उम्मीदवारों की वजह से मिली है, लेकिन वो 3 उम्मीदवार तो हार गए हैं। मरियम नवाज किस बुनियाद पर ये दावा कर रही है? जी, मैंने पहले भी गुजारिश की, 3 लोग नहीं लेके गए थे ये हमारे 9 लोग तोड़ के लेके गए थे, जिनमें हमारे 6 मिनिस्टर्स थे और एक स्पीकर साहब थे और 3 जो है वो बाकी लोग थे। सो ये 2 और लोग थे। सो ये 9 लोग हैं जो हमारी पार्टी से गए थे और उनमें से जो है वो 7 जीते हैं और 2 जो है वो हार गए हैं। सो इसलिए ये मुझे सिर्फ ये बता दीजिए, तो मतलब आप ये कहना चाह रही हैं कि जो 3 लोग हार गए हैं वो ठीक है, लेकिन बाकी जो वो 9 लोग तोड़ के लेकर गए थे उस वजह से PTI विन कर गई? जाहिर है, फिर सीटों की अगर बात करनी है तो फिर यही बात है ना, सीटें ऐसी गिनी जाएंगी ना। वो लोग जिन्होंने अरबों रुपए के तरक्याती फंड इस्तेमाल किए हमारी हुकूमत के अंदर, जिन्होंने जो है वो लोगों को वहां पर सर्व किया, उन्होंने बाद में उनको, और फिर ये वो 2018 की रवायत जो है वो की गई, इनको फोन्स किए गए, इनको जो है वो डराया धमकाया गया और कहा गया कि जाके PTI के अंदर शामिल हो। और ये 3 महीने पहले इलेक्शन बाय द वे इलेक्शन को आगे किया गया कोरोना का बहाना करके, उस बीच में ये मैनेज किया गया और मैनेज करने के बाद इलेक्शन की डेट जो है अनाउंस की गई। ये अब कोई 80-90 की दिहाई नहीं है, ये 2020 है और इसमें हर चीज रिकॉर्ड भी होती है, उसका रिकॉर्ड मिल भी जाता है। बिल्कुल ठीक कह रही है, रिकॉर्ड मिल भी जाता है। और इसी वाले से जो धांधली के एलिगेशंस लगा रहे हैं आप उस पर भी बात करेंगे। अच्छा, बिलावल भुट्टो ने नताइज मुस्तरद कर दिए मगर मरियम नवाज खुलकर नहीं बोल रही हैं और ना ही खुले लफ्जों में मुस्तरद कर रही हैं, तो ये अचानक मरियम नवाज का बयानिया क्यों चेंज हो गया उज़्मा साहिबा? मुझे समझ में नहीं आता कि आपको हर वक्त मरियम नवाज का बयानिया जो है वो चेंज होने की फिक्र क्यों ला? बिल्कुल फिक्र होती है, आपकी पार्टी की लीडर है, बड़ी लीडर है, उनका बयान काउंट करता है, इतना काउंट करता है कि वो तो जुबैर साहब के बयान को भी मुस्तरद कर देती है कि वो हम तो यही कह रहे थे, वो ये कह रहे थे। जी जी, आप ये ना कहें ना कि वो, देखिए ये एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट है जो पार्टी की ऑफिशियली होनी होती है। हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट पार्टी के जो है वो शाहिद खान अब्बासी साहब हैं, आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस पे पार्टी की ऑफिशियली लाइन दी। और एहसन इकबाल साहब जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने भी पार्टी को जो है पार्टी की तरफ से इसको इलेक्शंस को मुस्तरद किया। तो हमारी पार्टी में चेन ऑफ कमांड मौजूद है और हर बंदा जो है वो मुंह उठा के अनाउंसमेंट जो है जिस तरह PTI में होती है वो नहीं, हम नहीं करते। हम एक बाय द बुक्स चलते हैं और मरियम नवाज साहिबा जो है
उन्होंने तब तक ये बात उस्मा नहीं साहिबा, की जब तक बिल्कुल आपकी सीनियर्स जो है पार्टी वो में चेन ऑफ कमांड है, इसीलिए जुबैर साहब को फिर तरदीद भी करना पड़ती है। तरदीद तो बहुत तरह से आ जाती है, ये क्या बात हुई? तरदीदें तो क्या, आपका क्या ख्याल है इमरान खान साहब इतने इतने बड़े यूटर्न ले लेते हैं, उसके ऊपर आपको एतराज नहीं है? और एक तरदीद आ गई तो फिर एक ऑफिशियल तरीका होता है ना, एक बात को अगर आपको लग रहा है कि वो ठीक नहीं है या वो मुनासिब, वो उस तरह से पोर्ट्रे नहीं हुई, तो उसकी तरदीद आ जाती है। ये एक ऑफिशियल तरीका है, इसमें क्या माने? अच्छा ठीक है, नून लीग और पीपल्स पार्टी अगर दोनों ही जमातों की बात करें तो इंतखाबात से पहले ही धांधली के शोर मचा रहे थे, एलिगेशंस लगा रहे थे और अब भी इल्जामात ही हैं, तो सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार ही करते रहेंगे आप लोग, या फिर प्रैक्टिकली भी कुछ सोचा है आपने कि कुछ कर सकते हैं आप लोग? क्योंकि देखिए एलिगेशंस तो लग रहे हैं, लेकिन अगर कुछ प्रैक्टिकली करेंगे तो शायद कोई मामला आपके सेटल हो जाए। देखो, एक तो मैंने आपको ये जरूर कहना है कि शोर मचाने की बात नहीं है। हम वो हकायक जो हो रहे थे वो हम अवाम के सामने ला रहे थे पहले से रजिस्टर कराने के लिए कि क्या हो रहा है। अब हम ये बात नहीं कर रहे हैं कि 6 वुज़रा कराम जो है वो गिलगित बल्तिस्तान में मौजूद थे, जो सरीहन इलेक्शन लॉज की वायलेशन है। वुज़रा कराम वहां नहीं जा सकते। चीफ कोर्ट ऑफ बल्तिस्तान जो है उनका भी ऑर्डर आ चुका था कि वुज़रा जो है वो 48 घंटे के अंदर जो है वो छोड़ दें गिलगित बल्तिस्तान, वो नहीं गए। वहां पर जो है वो वज़ीर आज़म ने भी जो है विजिट किया और वुज़रा कराम आखिरी दिन इलेक्शन कैंपेन के लास्ट डे तक भी वो वहां पर तरक्याती मंसूबे। अच्छा उस्मा साहिबा, जिस तरीके से आप तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही हैं, वायलेशन है, इसके ऊपर बात नहीं करनी चाहिए जी। अच्छा बिल्कुल, अगर आपको लगता है आपका राइट है, आप बात करें। अच्छा, बिलावल भुट्टो ने इशारा दिया था कि इस्लामाबाद का रुख कर सकते हैं, आप लोग किस फोरम का इस्तेमाल करेंगे, किस तरफ जाएंगे? मतलब एहतजाज की तरफ जाएंगे, पीडीएम के फोरम से मुश्तरका जाएंगे, अलग अलग जाएंगे, किस तरीके से जाएंगे? जी, आज यही फैसला हुआ है कि इस इशू को भी पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे ले जाया जाएगा। और ये जो एक कैंपेन पूरे पाकिस्तान में चल रही थी, अब अनफॉर्चुनेटली वो गिलगित बल्तिस्तान तक पहुंच जाएगी। गिलगित बल्तिस्तान की एक तारीखी अहमियत और सेंसिटिविटी है, इस बात का आपको भी मालूम है और मुझे भी मालूम है। बहुत सारी बातें हैं इसकी सेंसिटिविटी की वजह से मैं नहीं कह रही, नहीं कहना चाहती, लेकिन ये इस इलेक्शन के बाद जहां बहुत सारे सवालात उठे हैं, देखिए जैसे मैंने कहा कि जो मिनिस्टर्स वहां कर रहे थे, तरक्याती मंसूबे अनाउंस कर रहे थे, उसके साथ साथ ये बात हमने पहले रिकॉर्ड पे ले आई जो बाद में इलेक्शन डे वाले दिन साबित हुई। लोग वोट डालने जा रहे थे, उनको कहा जा रहा था आपका पोस्टल बैलेट के जरिए वोट जो है वो कास्ट हो गया है। 700 सरकारी मुलाजिम है एक हल्के में, 1441 पोस्टल बैलेट वहां जारी हुए। और ये क्या ये धांधली नहीं होती? और इसको हमने वक्त से पहले बताया भी, इलेक्शन वाले दिन वो corroborate हुआ। अब तो बहुत सारी फुटेजेस भी मौजूद है मुख्तलिफ सोशल नेटवर्क्स के ऊपर, जहां पर जो है हर पोलिंग स्टेशन। अच्छा बिल्कुल, जैसे आप कह रही हैं कि सारे आपके पास एविडेंस मौजूद हैं, फुटेजेस मौजूद हैं, तमाम तर धांधलियों के सबूत मौजूद हैं, तो इलेक्शन कमीशन का आप रुख क्यों नहीं कर रहे? क्यों नहीं आप जा रहे एक भरपूर पिटीशन लेके, एक शिकायत लेके आप जाएं ताकि ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाए? देखिए, हम इलेक्शन के कमीशन के बाहर धरना भी दिया, पीएमएलएन ने इलेक्शन से कोई 8-10 दिन पहले। हमने इलेक्शन कमीशन में बारहा जो आके रिक्वेस्ट भी की, एप्लीकेशंस भी डाली कि यहाँ ये सब गलत हो रहा है, ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफवर्जी हो रही है। लेकिन वो जाहिर है उनको कहा गया था वो जो मास्टर्स जो चॉइस होते हैं उन्होंने वही करना था, वो नहीं कर सकते थे वो। अब मैं सिर्फ ये गुजारिश करना चाह रही हूँ, जो मैं आखिरी लाइन कहना चाहती थी वो ये है कि ये जो इलेक्शन डे के अंदर जहां हमारे हल्के मजबूत थे, जहां पर हमारे मजबूत कैंडिडेट्स थे, 9 सीटें कम से कम ऐसी थी जहां पर हमारे बहुत मजबूत कैंडिडेट्स मौजूद थे, वहां पर गो स्लो रखा गया। जो 2018 के इलेक्शन में इतनी सर्दी बर्फबारी के अंदर, बारिश के अंदर लोग लाइनों में खड़े रहे और वहां पर एक पोलिंग जो है वो ऑफिसर था, और जहां इनके कैंडिडेट से, जहां इनको लग रहा था कि इलेक्शन इनका बेहतर है, वहां पर 3-3 पोलिंग जो ऑफिसर्स हैं वो जो है वो पोलिंग भुगता रहे थे। तो बीबी बड़े टेक्निकल तरीके से इन्होंने यहाँ ये खेला है। मैं समझती हूँ कि अब तो पूरी हुकूमत के जाने का टाइम है। अब किसी से इलेक्शन कमीशन से जो हम कह सकते थे हमने कहा। अच्छा, जिस तरीके से अब नून लीग करने क्या जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से आप बात कर रही हैं कि इलेक्शन कमीशन के बाहर, इससे पहले भी हमने धरना दिया, एहतजाज किया, तो मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन पे भी तो आपको ट्रस्ट नहीं है। तो अब नून लीग करने क्या जा रही है? अदालतों का रुख करेगी? किस फोरम से फिर आप ये आवाज उठाएंगे? देखिए, एहतजाज तो होगा और एहतजाज अब गिलगित बल्तिस्तान तक जाएगा और पीडीएम जो है वो इसका एक फॉर्म, एक सही सूटेबल जो है वो जगह है जहां पर इस इलेक्शन के बारे में भी अब बात होगी। जो हमारी सरबराही कमेटी की मीटिंग होगी उसके अंदर इसमें भी बात होगी और पीडीएम के प्लेटफॉर्म से हम मुत्तफका तौर पर इसके ऊपर लाहेमल आते रहेंगे।
अच्छा, लाहेअमल तैयार करेंगे मुत्तफ़िका तौर पर। तो अभी पीडीएम क्या सोच रही है कि व्हाट नेक्स्ट? अब पीडीएम क्या करने जा रही है? मुश्तरका तौर पर करने जा रही है? बिलावल भुट्टो आपकी अब जो भी स्टेप लेंगे उसके साथ हैं, कैंपेनिंग के साथ हैं, क्योंकि मौलाना फजल रहमान जो है वो कैंपेनिंग में मुतारिक नहीं थे, लेकिन अब जब फैसले आए हैं, मुस्तरद किया है, तो वो बड़े मुतारिक नजर आए, क्योंकि वो पीडीएम के सरबराह है ना, जी, इसलिए बिल्कुल। उनको और जब हम कह रहे हैं कि इस इशू को भी पीडीएम पे लेके जाएगा और फिर उनकी पार्टी इलेक्शन लड़ रही थी वहां पर, उनकी पार्टी के कैंडिडेट्स के साथ जो हुआ है वो भी उन तक पहुंचा है। और ये तो नहीं था कि ये कोई मतलब गारों के अंदर पोलिंग हो रही थी कि किसी को पता नहीं चला क्या हुआ, और 4 महीने पहले पोलिंग से क्या हो रहा था वो सबको पता था, सबको नजर आ रहा था। इसीलिए वो हमारे सरबराह है पीडीएम के, और इस इशू को वहां लेके जाएंगे। जी बिल्कुल, सरबराह है, इसीलिए मैंने कहा ना कि कैंपेनिंग में तो इतने मुतारिक नहीं थे वो। बिल्कुल, जी जी, कोई बात नहीं, हम थे ना, वो सरबराह है, उनका हर जगह आना जरूरी नहीं है, हम सब थे। और हमने अपनी कैंपेन की, हमने मरीम नवाज साहिबा ने बहुत बड़े बड़े जलसे किए हैं गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, उनको लोगों ने बहुत पजीराई दी है, उनको लोगों ने बहुत प्यार दिया है। और प्यार जो है वो सिलेक्ट होके नहीं जो है वो बनाया जा सकता, सिलेक्ट तो बंदा हो जाता है लेकिन प्यार नहीं मिलता, दुआएं नहीं मिलती। और इमरान खान साहब जो है उनको तूलो अर्ज में लोग दुआएं भी दे रहे हैं और उनसे जान छुड़ाने की दुआएं भी कर रहे हैं। सो इसलिए बद्दुआएं उनके खाते में और दुआएं और प्यार हमारे लिए बहुत है। जी जी बिल्कुल। अच्छा, इस इलेक्शन को अगले इलेक्शन का ट्रेलर भी कहा जा रहा है, तो आप क्या नहीं समझती कि अब जो नताइज आए हैं उसके बाद अपोजिशन को मजीद मॉडिफिकेशन की जरूरत है, या आपको लगता है कि ऑल सेट, आपकी कैंपेनिंग ठीक थी, बयानियां बिल्कुल स्ट्रांग है, मुतमईन है आप, कोई मॉडिफिकेशन की जरूरत नहीं है, आपको चेंज लाने की जरूरत नहीं है? नहीं, हमें बिल्कुल कोई कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। एक तो हमारा बयानिया, हमारी लीडरशिप, और दूसरा इस हुकूमत की कारकर्दगी, वो काफी है जो है इनको अवाम के अंदर। आप देखिए ना, मुझे छोड़िए, आप पब्लिक एट लार्ज क्या कह रही है, लोग कितने परेशान हैं, लोग कितने तंग हैं। और अभी आज भी एक नया सर्वे आया है जिसके अंदर जो ये हमेशा एक ड्रामा करते हैं कि हर चीज पिछली हुकूमत पे डाल दो, मतलब कमाल है, 2.5 साल इनको हो गए आ गए हैं, लेकिन महंगाई पिछली हुकूमत पे डाल दो 2.5 साल पहले। और भाई गंदम आपने टाइमली जो है, आपकी गंदम नहीं हुई, फिर आपने टाइमली ली नहीं, चीनी माफिया आप पालते रहे, अद्वियात की कीमतें आप बढ़ाते रहे, उसका लोग कॉन्सिक्वेंसेस भुगत रहे हैं। सब्जी हर साल इस मुल्क में होती है, आज सब्जी 600 रुपया 500 रुपया क्यों मिल रही है? इसका जवाब इनको देना, राज सर्वे के मुताबिक उन्होंने 15% सिर्फ कहा है कि पिछली हुकूमतें जो है वो इसकी जिम्मेदार है। 49% लोग कह रहे हैं कि वफाकी हुकूमत और उसके बाद सूबाई हुकूमतें जो है इसकी जिम्मेदार है। सो इनकी कारकर्दगी जो है वो इनको जो अवाम, मतलब आप ये कह रहे हैं कि पीटीआई की कारकर्दगी आपकी कैंपेनिंग के लिए काफी है, आपको अपनी जमात के अंदर किसी किस्म की एडिशन करने की कोई जरूरत नहीं है, कैंपेन के अंदर कुछ करने की जरूरत नहीं है, अपने बयानिए पे सोचने की कोई जरूरत नहीं है, ये कह रही हैं? बिल्कुल नहीं, हम बिल्कुल मुतमईन हैं। और हमारे बयानिए को जिस तरह से अवाम ने वेलकम किया है, जिस तरह उन्होंने एक्सेप्ट किया है, वो एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए बहुत बड़ा माइलस्टोन होता है। और हमने वोट को इज्जत दो मुल्क के हर तूलोर्स में पहुंचा दिया है। हमारी लीडरशिप ने जो अच्छा, जिस तरीके से आप एलिगेशन लगा रही हैं, तो डॉक्टर मोहम्मद इकबाल की बात करेंगे, कैंडिडेट हैं, पहले नून लीग में भी रहे हैं, उनका ये कहना है कि इस दफा जो इलेक्शंस हुए हैं बिल्कुल शफाफ हुए हैं, किसी किस्म की कोई धांधली नहीं हुई है। इस तरह के जो इलेक्शन अब हुए हैं, इस तरह पहले कभी इलेक्शन देखने में नहीं आया। और उज़्मा बुखारी साहबा, आम परसेप्शन भी यही है, वहां के अवाम जो हैं, जो वोट डालने के लिए जा रहे थे, उनका भी कहीं ना कहीं यही परसेप्शन है। जी देखिए, मैंने गुजारिश की कि पोलिंग डे के ऊपर सामने कुछ नहीं हो रहा था बीबी। पहले तो टेक्निकली किया, फिर हमारे हल्कों के अंदर गोस्लो किया, फिर उसके बाद हमारे पास भी जो है वो मुख्तलिफ हल्कों से रिपोर्ट्स हैं जहां पर जो पोलिंग एजेंट्स हैं उनके साथ भी मिसबिहेव किया गया और प्रॉब्लम्स हुई। मैंने पोस्टल बैलेट की इतनी बड़ी बात की आपके सामने, आपने उसको नजरअंदाज कर दिया। जो तरक्याती मंसूबे देकर वहां पर जो है वो एक सियासी करप्शन की बात कोशिश की जा रही थी, उसको आप निगलेक्ट कर रही हैं। ये छोटे मामलात नहीं होते। अगर तो वाकई इस मुल्क में कानून एग्जिस्ट करता होता, अगर इस मुल्क में इलेक्शन कमीशन फाल होता, तो ये बहुत बड़ी चीजें थी एक इलेक्शन को जो है वो अनफेयर डिक्लेयर करने के लिए। लेकिन जाहिर है यहाँ पर फैसले हो चुके थे। आपको नहीं मालूम कि इलेक्शन की एक रात पहले यही बिल्कुल ऐसे ही इलेक्शन अनाउंस कर दिए गए थे रिजल्ट्स। हमने तो इलेक्शन रिजल्ट रात को सुना दिए थे इलेक्शन की पोलिंग से पहले ही कि ये होने वाला है, तो वो सब कुछ तय हो गया था। जो उन्होंने जो तय किया था वो कर लिया। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा उज़्मा बुखारी बात का इजहार कर रही थी और उनका यही कहना है कि उनका जो बयानिया है उसके ऊपर वो स्टैटिक है, उन्हें अपनी जमात के अंदर किसी किस्म की मॉडिफिकेशन की, किसी किस्म की तब्दीली करने की कोई ज़रूरत नहीं। इस हवाले से मजीद भी बात करेंगे प्रोग्राम में। यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, स्टे विद अस।
ज्वाइन किया है अली अमीन गंडापुर साहब ने। बहुत शुक्रिया, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। अली अमीन गंडापुर साहब, नून लीग पीटीआई पर वफादारियां तब्दील करने का इल्ज़ाम लगा रही है 3 हलकों में। जहां आपने इलेक्टेबल्स को खड़ा किया वहां शिकस्त हुई और जीत उनको मिली जो आपकी पार्टी के वो लोग हैं जिन्हें आपने टिकट ही नहीं दिया और वो आज़ाद लड़े। नजरियाती लोगों को छोड़ा, इलेक्टेबल्स के पीछे गए, फ़ायदा क्या हुआ सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये है कि ये हमारे पार्टी का अंदरूनी मामला है और नून लीग को जो है वो हमारे मामलात पे और हमारे फैसलों पे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा। उनको अपनी पार्टी के मामलात देखने चाहिए और ज़रा अपनी पार्टी में भी वो कुछ लोगों के ऊपर ज़रा उनके माजी पे रोशनी डाल दें। मैं गहराई में नहीं जाऊँगा, लेकिन राना सनाउल्लाह साहब क्या बातें करते रहे हैं इनकी पार्टी की ख़वातीन के बारे में, और आज बैठ के उनके फ्रंट फुट के सिपाही बन के वो इनके फ्रंट मैन बने हुए हैं। मैं तफसील में नहीं जाता हूँ, मैं सिर्फ ये कहूँगा कि हम एक पॉलिटिकल पार्टी है और पॉलिटिकल पार्टीज का हमेशा से जो है वो दरवाज़ा खुला होता है पॉलिटिशियंस के लिए। और जब हमारे अपने लोगों को इलेक्शन लड़ के और उसके बाद अगर हमने उनको टिकट नहीं दिया तो ये लोग उनके पास गए, उनको ऑफरें भी की, लेकिन उन्होंने कहा कि हम आज़ाद लड़ेंगे और हम आप लोगों को कम अज़ कम फॉलो नहीं कर सकते और आपका टिकट नहीं लेते। तो जब उनको एतराज़ नहीं है तो मैं समझता हूं कि नून लीग को। अच्छा अली अमीन साहब, जो वहां पे जीते हैं आज़ाद उम्मीदवार, उन लोगों से आपके कोई राब्ते हुए हैं? बिल्कुल जी, वो हमारे ही लोग हैं, वो हमारे साथ ही हैं। उन्होंने पूरी कैंपेन में जो हमारे वाले थे, जो कुछ लोग हमारी पार्टी में जिन्होंने टिकट मांगा था, उनमें जो हमारे तो सर टिकट क्यों नहीं दिए फिर सर उनको? कैंपेन में भी उन्होंने। जी सर, फिर उन्हें टिकट क्यों नहीं दिया आप? मैडम जी मेरी बात तो सुन लेना, आप इंटरप्ट ना करें ना। जी कंटिन्यू कीजिए सर। पार्लिमानी बोर्ड का एक फैसला होता है, पार्लिमानी बोर्ड में जो लोग अप्लाई करते हैं, टिकट तो एक होता है, एक बंदे को इंसान देता है। तो अब उसमें जब उनको टिकट नहीं मिला तो उन्होंने जो अपनी कैंपेन की है, उस कैंपेन में उन्होंने साफ बोला है और उन्होंने कहा कि जी हम इमरान खान के नजरिए को फॉलो करते हैं और हम इलेक्शन लड़ रहे हैं आज़ाद हैसियत से, और अगर हम जीतेंगे तो हम इमरान खान के पास ही जाएंगे। तो मैं इस बात पे हैरान हूँ कि हमारी पार्टी के मामलात पे इनको इतनी तकलीफ क्यों हो रही है, क्योंकि इनको मेरे ख्याल में तकलीफ इसलिए हो रही है कि वो लोग हमारे लोग हैं और हमारी इतनी अंडरस्टैंडिंग है आपस में कि वो लोग आज़ाद जीत कर भी हमारे साथ ही हैं और इनके ऑफर को कबूल नहीं कर रहे। तो इनका क्या काम है उसमें? सर वो इलेक्शंस के जो नताइज हैं उसको उन्होंने मुस्तरद कर दिया है। जी अपोजिशन ने इलेक्शन के जो नताइज हैं उसको मुस्तरद कर दिया है। और इस हवाले से अभी मेरी उज़मा बुखारी से भी बात हो रही थी, तो वो ये कहती हैं कि हम ये प्लान कर रहे हैं कि किस तरीके से हम इसको चैलेंज करेंगे, अदालतों में जाएंगे या कोई भी फोरम इस्तेमाल करेंगे। और बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने तो इस्लामाबाद रुख करने का भी इंदिया दिया है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? अगर इस तरह की कोई कंडीशन होती है तो आप क्या मानेंगे उनकी तमाम तर चीज़ों को वेरिफिकेशन के लिए? जी पहली बात यह है कि पीडीएम जो है, पीडीएम का सरबराह कौन है जी? फजल रहमान है। जी इन्होंने जो पीडीएम बनाई है, सरबराह कौन है उसका? जी बिल्कुल, मौलाना फजल रहमान क़यादत कर रहे हैं, बड़े मुतारिक हैं। जी बोलिए। जी और ये सब उनको सरबराह मान रहे हैं अपना? जी ऑब्वियसली अभी उज़मा बुखारी कहकर गई है। जी उनकी पार्टी का एक रहनुमा है, रहमत खालिक उसका नाम है, वो इलेक्शन जीता है बड़े कम मार्जिन से हमारे उम्मीदवार से, और वो आज कह रहा है कि जी बिल्कुल शफाफ इलेक्शन हुए हैं। मैं मुबारकबाद देता हूं इलेक्शन कमीशन को कि बेहतरीन इलेक्शन हुए हैं। तो इनकी अपने रहनुमा की पार्टी का अपना कैंडिडेट कह रहा है कि शफाफ इलेक्शन हुए हैं, जो मौके पे यहाँ पे ऑन मौजूद था। ये लोग कह रहे हैं मुस्तरद करते हैं। दूसरी बात, आप जरा रिजल्ट देख लें, रिजल्ट में आप जरा वोट देख लें। ये कहते हैं ना वोट को इज्जत दो। तो आप जरा देख लें कि हमारी पार्टी को कितना वोट मिला है और हमारे आज़ाद को कितना वोट मिला है और इनको कितना वोट मिला है। तो आपके सामने आ जाएगा कि गिलगित बल्तिस्तान में ये प्रायोरिटी नहीं थे। प्रायोरिटी 1 इमरान खान था, प्रायोरिटी 2 उनके अपने आज़ाद लोग थे, जिनमें ज्यादातर इमरान खान के ही नजरियाती लोग थे, और ये तो किसी खाते में भी नहीं आ रहे थे, टूर लगाने आए हुए थे। इन्होंने भी आके मजे लिए, इलाका देखा, लोगों ने उनके बड़े सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं सर, अपोजिशन के बड़े सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं, इसी तरीके से अपोजिशन कहती है कि भाई ये भी गए, अगर हमने कैंपेनिंग की, हमने जलसे किए, तो इन्होंने भी जाकर जलसे किए। और दूसरी जानिब उन्होंने बहुत सारे एलिगेशन लगाए और वो ये क्लेम कर रहे हैं कि हमारे पास फुटेजेस भी हैं, हमारे साथ तो धांधली हुई है। इवन दो जलसे में कई दिनों पहले से उन्होंने धांधली का शोर मचाना भी शुरू कर दिया था। आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है ये बात। जी मेरी बात सुने जी। पहली बात यह है कि शुरुआत कैंपेन किसने की है? मैं यहाँ पे आया वो 28 तारीख को, बिलावल आया 25 तारीख को, अपने तमाम मिनिस्टर लेके। शुरुआत भी खुद करते हैं,
फिर रोते भी खुद है। मुझे तो समझ नहीं आ रही। दूसरी बात कर रहे हैं धांधली की। हमारे 3 उम्मीदवार 300 वोटों के मार्जिन से हारे हुए हैं। 300। अगर हम धांधली करते तो हमारे 300 वोटों से उम्मीदवार हारते। इसके अलावा हमारा हर उम्मीदवार जो हारा है, चाहे अपने से हारा है, चाहे किसी और पार्टी में जो इनके 2-4 जीते हैं, उसमें आप देख लें कि 800,000 से ज्यादा मार्जिन नहीं है। इनके तो कोई 5वें नंबर पे है, कोई 4थे नंबर पे है। अब नून लीग कह रही है हमारे साथ धांधली हुई है। टोटल 7 उम्मीदवार थे इनके, एक हमारे हक में इनका भी ड्रा हो गया, पीछे बचे ही 6। और मैंने आपको ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूं, मैंने इलेक्शन कंपेयर के स्टार्ट में कहा था कि मैं मेहदी शाह को चलिए अली अमीन गंडापुर साहब, बिल्कुल ये बताइए कि आप बिल्कुल आपको वाज़ेह बरतरी है। जी जी और मैंने सर, को शिकायत दिलवाई है, अवाम ने शिकायत दी है उनको। ठीक है सर, एज यू सेड कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने अब आपके ऊपर ट्रस्ट किया है। अब डिलीवर करने की क्या तैयारियां हैं, क्या प्लानिंग है, किस तरीके से स्ट्रेटजी बनाई है, क्योंकि अवाम ने अब आपको जो है वो चूज किया है, वहां पर वोट दिया आपको। मैं गिलगित बल्तिस्तान के लोगों का शुक्रगुजार हूं और मैं उनको एक वादा करता हूं कि इन्होंने ये एहसान वोट देकर पीपल्स पार्टी पे भी किया था, नून लीग पे भी किया था, लेकिन ये एहसान इन्होंने हमारे ऊपर किया है और मेरे लीडर को चुना है। इंशाअल्लाह मैं 3 साल में इनकी 72 साल की महरूमी ऑन ग्राउंड दूर करके दिखाऊंगा। और मैंने जलसों में जो बातें की हैं, मैंने सबको बोला है कि रिकॉर्ड कर लो, इनको रिकॉर्ड कर लो, रिकॉर्डिंग रख लो। ये सारे काम इंशाल्लाह मैं इनको करके दिखाऊंगा। और अवाम को हमारे मैनिफेस्टो पे, हमारे लीडर पे एतमाद था, उन्होंने वोट दिया है। अब बिलावल कह रहे जी ठीक है। अच्छा अली अमीन साहब, बिल्कुल टाइम क्योंकि शॉर्ट है। नहीं, तुम्हारा एक उम्मीदवार 2 हल्कों से जीता हुआ है, उसमें धांधली नहीं है। फिर ठीक है सर, बिल्कुल सर, शॉर्ट टाइम है बहुत ज्यादा। एक और चीज के ऊपर आपका कमेंट लेना चाहूंगी सर। जी सर, एक और चीज के ऊपर आपका कमेंट लेना चाहूंगी। कैंपेनिंग के दौरान ओवरऑल आपने मरियम नवाज के ऊपर जो है वो जिस तरह से जाती तौर पर कुछ बातें की थी, उसके लिए आपको लगता है कि आपको माफी मांगनी चाहिए सर? किससे माफी मांगू? सर आपने किसी की पर्सनैलिटी के ऊपर कमेंट किया है एक भरे जलसे में, तो आपको नहीं लगता कि आपको माफी मांगनी चाहिए? मैं दोबारा कर रहा हूं, आई रिपीट, ये हमारे टैक्स पेयर के पैसे से इसने जो करोड़ों रुपया लगाया है, मैं उसका हिसाब मांगता हूं। मैं कहूंगा, दूसरी बात यह है कि ये हमारे फर्स्ट लेडी पे बात करें, ये हमारी खवातीन पे इसका हवाले से ज्यादा मौके बात करें कि रात को ये लोग वहां पे जलसों में क्या होता है और किस तरह की बातें इन्होंने की है। मैं रिपीट नहीं करना चाहता। और ये टच भी नॉट है, ये आसमान से उतरी है, ये हिसाब देगी इसका। मेरे पास रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, मेरे सामने बिठाएं इसको। ये करोड़ रुपया आखिर कहाँ लगे इसके ऊपर? चले जी, बहुत शुक्रिया। इस वक्त अलीपुर प्रोग्राम 7 से 8 में बात कर रहे थे और उनका यही कहना है कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने जो ट्रस्ट किया है अब वो डिलीवर करेंगे और वहाँ की जो भी डेवलपमेंट है, जो भी तरक्की है, उसमें अहम किरदार अदा करेंगे। तो अब प्रोग्राम के हवाले से आपको मज़ीद बताएं कि अब किरण नाज आपको ज्वाइन करेंगी और उनके साथ PIA तैयारा हादसा केस में मुजाती तौर पर बच जाने वाले जफ़र मसूद साहब मौजूद होंगे। नाज़रीन, इस वक्त मैं जिस शख्सियत से आप लोगों को मिलवाने के लिए लेकर आई हूँ, कुदरत के मौजज़े हमने बहुत देखे हैं, बहुत सुने हैं, लेकिन ये एक ऐसा मौजज़ा जो जीते जागते कुछ महीनों पहले, आज से तकरीबन 6 महीने पहले, तमाम लोगों ने, तमाम पाकिस्तानियों ने अपनी आंखों से देखा भी, सुना भी और बहुत सोने उसे महसूस भी किया। कहते हैं ना कि जिसे अल्लाह रखे, तो ये वही शख्सियत, उन्हीं से मैं आपको मिलवाने के लिए लेकर आई हूँ। छोटा सा बैकग्राउंड आप लोगों की सिर्फ याद दहानी के लिए कि 22 मई 2020 ईद से ऐन 2 रोज़ कबल कराची में एक सानहा हुआ। लाहौर से कराची आने वाली परवाज़ PIA की सानहा हुआ, 97 लोग उसमें जाबहक हो गए, लेकिन 2 लोग, एक ज़फ़र मसूद साहब और एक मोहम्मद ज़ुबैर साहब, ये दोनों, इनको अल्लाह रब्बुल जलाल ने नई ज़िंदगी दी है। ज़फ़र मसूद साहब मेरे साथ मौजूद हैं और मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात भी है कि किसी भी प्रोग्राम के लिए सर आपका ये पहला इंटरव्यू है। सबसे पहले तो मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। सर, आपकी तबीयत कैसी है, कैसा फ़ील कर रहे हैं अब आप? काफ़ी बेहतरी है जी। 2-3 चीज़ें हैं। एक तो ये कि जब वो एक्सीडेंट हुआ था तो आई गेस वो एक एक्साइटमेंट थी सर्वाइवल की, तो गालिबन उस वक्त नहीं महसूस हुआ।
बट लेटर ऑन बहुत सारी चीज़ें ऐसी रिवील हुई जो उस वक्त अंदाज़ा नहीं था कि काफ़ी सीवियर हैं। तो आई जस्ट वेंट थ्रू थर्ड ऑपरेशन एक्चुअली लास्ट वीक। मेरे हाथ में यहाँ पर बोन ग्राफ्टिंग हुई है, मेरी जो लिगामेंट्स हैं सारे के सारे वो टूटे हुए हैं। दैट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग डे। आई एम नॉट एन अर्ली राइजर, मैं सुबह जल्दी नहीं उठता, कभी भी नहीं उठा। एंड यू नो उस दिन बाय द वे मैं 11 बजे की ट्रेन की फ़्लाइट पे बुक था। तो मैंने कहा यार कौन सुबह उठ के इतनी जल्दी जाएगा, लेट्स टेक अ लेटर फ्लाइट। सो आई चोज़ फॉर PIA। बट इंटरेस्टिंगली इनफ ऑन दैट डे मॉर्निंग आई वोक अप मच अहेड ऑफ माई टाइम। जो आराम का टाइम था उससे बहुत जल्दी उठ गया था मैं। एंड मेरा काफ़ी बुरा ट्रैक रिकॉर्ड है एयरपोर्ट पे जाने का। मैं जनरली बिल्कुल निक ऑफ द टाइम पे पहुंचता हूँ, बट फॉर सम ऑड रीज़न मैं कुछ 1.25 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंच गया था उस दिन। जो फ़्लाइट थी वो भी अपेरेंटली शेड्यूल से पहले निकल गई, वो भी बिकॉज फ्लाइट फुल हो गई थी, सारे पैसेंजर्स आ गए थे, तो देयर वर नोबडी टू वेट फॉर। कहीं पर भी ऐसा महसूस हुआ कि ऐसा कुछ हो जाएगा? वहाँ पर जो पहली दफ़ा उन्होंने बम्प लगा तो वो भी कोई इतना ज़्यादा, मुझे तो एटलीस्ट उसने कोई बहुत ज़्यादा बॉदर नहीं किया, बट जब एकदम उसके फ़ौरन बाद सेकेंड बम्प लगा तो दैट वाज कंसर्निंग। एंड देन देयर वाज अ थर्ड बम्प एंड देन द प्लेन टुक बैक अप अगेन। एट दैट टाइम थोड़ी सी सस्पिशन हुई कि कुछ गालिबन गड़बड़ है ज़रूर। इंजन जो थे 2 इंजन वो 3 दफ़ा ज़मीन पे लगे हैं, रनवे पे लगे हैं। बाहर कैसे आए ये वाला? ये आप तो बेहोश थे जिस वक्त आप बाहर गिरे? 20-30 सेकंड पहले बिफोर द प्लेन क्रैश यू नो एक झटका पड़ा जो गालिबन उस वक्त लगा जब इंजन बंद हुए जहाज़ के। वो कॉकपिट का दरवाज़ा था वो खुल गया, तो आई कुड सी फ्रॉम द कॉकपिट का दरवाज़ा कि जहाज़ जो है ना, वो मुझे ऐसा लगा कि जहाज़ जो है वो नोज़ डाइव कर रहा है। तो आई रियलाइज को 20-25 मिनट 20-30 सेकंड पहले कि ये तो यू नो क्रैश इज़ इनएविटेबल। जैसे मेरी पूरी ज़िंदगी जो थी ना वो कैनवस पे मेरे सामने आ गई। आई नेवर बीन स्केयर्ड ऑफ डेथ बाय द वे। तो उस वक्त भी मुझे यही था कि ठीक है यार, अब अगर क्रैश हो रहा है तो ठीक है। बट जैसे ही वो जहाज़ जो है उसने थोड़ा सा वॉबल करना शुरू किया, मेरा ख्याल है वो नीचे से क्योंकि टकराया था, आई फेंटेड। लोग ये बताते हैं कि क्योंकि मेरी सीट कोने पे थी और वो 3 उसके कोने पे थी जंग सेक्शंस के, तो वो वहाँ से नीचे गिरती है सीट, और वो जाके अब देखिए मेरे अल्लाह ताला का, आप वो देखें मुआज़ा, टोटल मुआज़ा है। तो वो सीट भी जाके जो है वो सीधी गिरती है। वो 20-25 फुट से तो वो नीचे गिरी होगी और वो नीचे आके सीधी गिरती है। अगर वो यहाँ गिरती या उल्टी गिरती तो मैं तो मर जाता। और फिर उसके बाद वो एक घर की 3री मंजिल के ऊपर छत पे गिरती है और वहाँ से बाउंस बैक करती है। ये जो जहाज़ की सीटें होती हैं ये नीचे से फ्लेक्सिबल होती हैं, तो वो बाउंस बैक किया उसने, और बाउंस बैक करने के बाद वो सड़क पे आ रही है। अब वो भी तकरीबन कोई कुछ नहीं तो 20-25 फीट तो वो भी होगा, वो उससे नीचे आ रही है। और अगर वो भी उसकी डायरेक्शन को टेढ़ी होती, मैं सीधा सड़क पे जाके गिरता, तो देयर इज़ नो वे आई वुड हैव सर्वाइव्ड। बट इंटरेस्टिंगली इनफ वो नीचे जाके गाड़ी के ऊपर गिरती है, गाड़ी के बोनेट पे, जिस गाड़ी के अंदर, अब आप ये देखें एक और मुआज़ा कि उस गाड़ी के अंदर जो है वो 3 लोग भी बैठे हुए हैं, क्योंकि लोगों ने वहाँ से भागना शुरू कर दिया था। जहाज़ क्रैश हुआ, तो दिस इज़ हैपनिंग इन स्प्लिट सेकेंड। सो वो भी गाड़ी से निकल के भाग रहे थे और अचानक मैं गाड़ी पे गिरा हूँ आके, और एक धमाका हुआ है। मेरी कमर जो है वो अभी भी जली हुई है, क्योंकि वो उस पर वो गर्म यू नो कोई चीज़ गिरी थी आके जहाज़ की। तो अपेरेंटली उस जगह पे जहाँ मैं था वहाँ 2 मिनट के बाद मुझे निकालने के बाद आग भी लग गई थी। तो ये तो मतलब सीरीज ऑफ मौजज़ात है। और बहैसियत एक मुसलमान जो हमारा है वो, कि जहाँ से अल्लाह ताला निकालना चाहे, फिर मालिक के लिए ये बड़ी बात नहीं है, ये कोई भी बात ये बड़ी नहीं है। आप देख तो नहीं सके, लेकिन आपने वो जो देखा कि बिल्कुल फ्रंट से जहाज़ और नीचे की तरफ जा रहा है, ऑब्वियसली वो एक खौफनाक मोमेंट। लेकिन आवाज़ें लोगों की, बच्चे भी होंगे। आई थिंक एयर होस्टेसेस को आइडिया हो गया था कि जहाज़ इज़ गोना क्रैश, क्योंकि जब जहाज़ बैक गया है अप इन द एयर, तो उस वक्त तो वो उस वक्त दुआएं कर रही थी। जब जहाज़ लैंड करने के करीब आ गया था, तो उस वक्त तो उन्होंने बिल्कुल ही यू नो वो रोना शुरू कर दिया था ज़ोर ज़ोर से। एंड देन द स्टीवर्ड हु वाज सिटिंग ऑन द राइट, ही वाज आल्सो रिसाइटिंग यू नो वेरी लाउडली। जब ये वाक़या पेश आया
तो आई डिसाइडेड टू कंसल्ट टू अ डॉक्टर, अ साइकेट्रिस्ट, कि वो मेरी जो है वो जो हाँ, और मेरी ज़रा वो जो साइकोलॉजिकल सिचुएशन है ना उसको असेस करें. स्टिल कंसल्टिंग विद देम. आई नेवर शाइड अवे फ्रॉम दिस. आई नेवर मेड इट इनटू एन ईगो इशू कि मैं वो ना करूं. हमारे यहाँ लोग ज़रा थोड़ा सा घबरा जाते हैं. ये मौजूज़ा आपके साथ क्यों हुआ है? अल्लाह ताला ने आपको क्यों चूज़ किया? मैं को बड़ा रिचुअली बड़ा रिलीजियस आदमी नहीं हूँ. हाउएवर आई हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग फेथ इन बिलीफ. आई एम अ वेरी स्पिरिचुअल गाय इन माई गॉड. वेरी स्ट्रॉन्ग बिलीफ. आई बिलीव इन मुझे दुआओं पे बहुत बिलीफ है. मुझे बहुत बिलीफ है इस बात पे कि दूसरे लोगों की दुआएं आपको लगती हैं. सो मेरा ईमान ये है कि ये शायद मेरी कोई ऐसी अदा है जो मुझे नहीं पता कि कौन सी है, जो जिसकी कोई दुआ किस वक्त क्या मेरे अल्लाह ताला को पसंद आ गई, जिसकी वजह से उसने मुझे जो है वो ये दूसरी ज़िंदगी दी. जिस वक्त ये सानेहा हुआ तो ऑब्वियसली तमाम लोगों को खबर मिल चुकी थी, न्यूज़ चैनल्स पे चल रहा था. तो आपके घर वाले रिलैक्स थे या उनको अंदाज़ा हो गया था कि कुछ होने वाला है, या उनको ये पता था कि कोई मौजज़ा हो जाएगा, आप बच जाएंगे? कुछ ऐसा क्या फीलिंग थी आपके घर वालों की? वालिद और वालदा यहाँ घर पे ही थे. तो जब ख़बर आई मेरी वालदा को तो ऑब्वियसली शी लॉस्ट इट टोटली. मेरी भाभी और मेरे भाई और सब लोग जो थे दे वर वेरी वेरी अपसेट कि ये क्या हुआ है. दे वर यू नो रिएक्टिंग इन अ वेरी, जिस तरह नेचुरल रिएक्शन होता है. एक्सेप्ट फॉर माई फादर. माई फादर रिमेन्ड वेरी कंपोज्ड एंड ही इज़ बिन सेइंग ऑल अलोंग कि नहीं ही विल बी फाइन. तो वो उनको बाकियों को ये स्ट्रेंथ दे रहे थे या वो उनको जेन्युइनली ये बिलीव था. उन्होंने भी मुझे बाद में ये बताया कि मुझे काफ़ी यकीन था इस बात पे कि तुम्हें कुछ नहीं होगा. एंड व्हेन आई कॉल्ड, मैंने हॉस्पिटल में पहुंचा हूँ तो पहली चीज़ मैंने जो पूछी थी वो ये पूछी थी कि जो मेरे फेलो पैसेंजर हैं उनका क्या हुआ. क्योंकि एक बहुत बेशक मैं उन लोगों को नहीं जानता था, मुझे नहीं पता था उन लोगों का, लेकिन एक आपकी उनके साथ एसोसिएशन है, एक आप यू वर इन द सेम बोट. दूसरा जो था वो मैंने गुजारिश की थी वहाँ पर डॉक्टर से कि जी मुझे फ़ोन दे दें, आई नीड टू कॉल अप माई मदर. मैंने जब फ़ोन किया तो मेरी वालदा का फ़ोन तो बंद आ रहा था. फिर मैंने वालिद को फ़ोन किया तो मेरी वालिद से बात हुई तो ही वॉज कंपोज्ड, ही वॉज फाइन ऑन द फ़ोन. वो उन्होंने ऐसा उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, वेरी गुड बेटा, एंड बस ठीक है हम आते हैं. बट द वे आई ऑल्सो हैड दैट कन्विक्शन. सो ये जो 25 सेकंड का टाइम है जब वो दरवाज़ा खुला और मैंने देखा कि वो जहाज़ जो है वो यू नो नोज़ डाइव कर रहा है, लगा मुझे ऐसे कि वो नोज़ डाइव कर रहा है. तो एट दैट टाइम आई आस्क्ड माई गॉड, एंड आई डू दैट ऑल द टाइम, अपने आप अल्लाह ताला से बहुत बातें करते हैं. आई आस्क्ड माई गॉड कि अल्लाह ताला टाइम आ गया. तो आगे से आवाज़ आई कि तुम्हारा टाइम अभी नहीं आया. मैंने कहा या अल्लाह ये तो क्रैश इज़ अनएविटेबल, ये तो हो रहा है. कह लें क्रैश हो रहा है but you will survive, you will not die. And I don't know where this conviction was coming from. I don't know how that sound came in my mind, resonated in me. I really don't understand that. ये जो आप बता रहे हैं ये अक़ीदे वाले लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है. आपके मातहत बहुत सारे लोग काम करते हैं, आप एक बहुत बड़ी डेजिग्नेशन पर, बहुत बड़े ओहदे पर मौजूद हैं. तो आपके मातहत लोगों के साथ आपका रवैया? जो बंदा आपसे कमज़ोर है उससे हमेशा जो है ना कोशिश ये करो कि तुम उससे कोई ना बदतमीज़ी करो ना उसको दबाने की कोशिश करो, बिकॉज वो आपको आगे से जवाब नहीं दे सकता. सर लाइफ में चेंज आया है इस हादसे के बाद? मेजर सब्सटेंशियल चेंज है. सब्सटेंशियल चेंज ये है कि आई कुड फील दैट आई हैव काइंड ऑफ सेटल्ड इन माई पर्सनैलिटी. गॉड हैज़ बिन वेरी वेरी काइंड ऑन मी ऑलवेज. बट द काइंड ऑफ फेम, एंड जहाँ जाता हूँ लोग मुझे पहचानते हैं, लोग मुझे जानते हैं, प्यार करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, मुझसे पूछना चाहते हैं मेरे एक्सपीरियंसेस. कंपनसेशन की जो बात की गई थी वो जो ज़िंदगी चली गई उसका तो कोई निमल बदल नहीं है. मेरे केस में तो मुझे अल्लाह का शुक्र है कोई ज़रूरत नहीं थी पीआई की कंपनसेशन की, तो मैंने तो कुछ नहीं लिया उनसे. लेकिन मैंने सुना ये है कि ज़ुबैर के केस में उन्होंने इलाज के पैसे भी पूरे दिए हैं, विच इज़ वेरी गुड जेस्चर ऑन देयर पार्ट. प्लस वो जो इंश्योरेंस के पैसे हैं वो भी उन्होंने कोई डबल करवाए हैं फॉर एवरीबडी. पहला सफ़र 4 महीने के बाद किया, इतना बड़ा सानिया होने के बाद वैसे ही आप ये हवाई सफ़र करना एक खौफ, और आपने फिर चूज़ भी पीआईए को ही किया, उसकी कोई ख़ास रीजंस? आई कांट लिव विद द फियर
that I can never be able to fly ever, and if I and particularly on any particular airline or on a particular route, that's not me. I like to take challenges and I like to live through those challenges. देखिए, जो ये नेशनल एसेट्स हैं, ये हमारे एसेट हैं, लिहाजा इनको ठीक करना भी हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है. I had two options, either to boycott them totally and let them be on their own and say कि ठीक है यार, तुम करो जो करना है तुमने, मैं I'll go my way, you go your way, or to take them head on and work with them for the improvement of these national assets. I chose the second one. मैं कोई ब्रांड एम्बेसडर बनने की कोशिश नहीं कर रहा PIA का, बट मैं बिलीव करता हूँ कि नेशनल एसेट्स को ठीक करना चाहिए. अज़्म व हिम्मत की मिसाल है सर आप. एक मौजज़ा, एक पहले सानेहा हुआ, सानेहा के बाद वो आपकी ज़िंदगी, आपको जो अल्लाह ने दूसरी ज़िंदगी दी, वो एक मौजज़ा हुआ, और उसके बाद जो आप सोचते हैं, जिस तरह से अपनी ज़िंदगी को आगे लेकर चल रहे हैं, तो अल्लाह ताला आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे. थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम.